Welcome to the video series of Basic Electronics Engineering, and today in this video we will discuss about operational amplifier। तो बच्चों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसे हम शॉर्ट में ओपैम बोलते हैं, इसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक जो भी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके ये टॉपिक पूरा एक सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं, जब वो हायर सेमेस्टर में जाएंगे या हायर ईयर में जाएंगे तो उन्हें एक सब्जेक्ट मिलेगा जिसका नाम एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। तो उस सब्जेक्ट का 80% पोर्शन ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड है। बात समझ में आई? तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि इस चैप्टर को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, तो आप हायर सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे जाने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम्पलीफायर पे। तो बच्चों, एम्पलीफायर वर्ड से आप बिल्कुल अवेयर हो सकता है कुछ स्टूडेंट जानते भी हों ये क्या होता है, बट मैं यहां बताना चाहूंगा कि एम्पलीफायर वर्ड बेसिकली एम्पलीट्यूड से बना हुआ है। एक्चुअली ये एक डिवाइस है एम्पलीफायर, जो किसी भी सिग्नल को बूस्ट अप करता है। सिग्नल को बूस्ट अप करने का सेंस ये हुआ कि अगर कोई वीक सिग्नल है, ऐसा कोई सिग्नल है जिसका पावर बहुत कम है, जिसे हम वीक सिग्नल बोलते हैं, उस सिग्नल में अगर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है या उस सिग्नल का हमें पावर इनहेंस करना है, तो जिस डिवाइस से हम इस तरह का एक्शन परफॉर्म करेंगे, दैट डिवाइस इज नोन एज एम्पलीफायर। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज यहां हमने कोई सिग्नल लिया, ये देखिए मैंने एक सिग्नल लिया। इस सिग्नल का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल। और बच्चों, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी सिग्नल का पावर उसके एम्पलीट्यूड में छिपा होता है। जब आप हायर सेमेस्टर में जाओगे तो आपको पावर और एम्पलीट्यूड का रिलेशन बताया जाएगा, तब वहां आपको चीजें क्लियर होंगी कि कैसे पावर एम्पलीट्यूड से रिलेट होता है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना जानो कि अगर एम्पलीट्यूड कम है तो उस सिग्नल का पावर कम होगा, और अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उस सिग्नल का पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बच्चों, अगर मुझे इस वीक सिग्नल का, जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है, अगर मुझे इसका पावर इनहेंस करना है तो मुझे इसके एम्पलीट्यूड को इनहेंस करना पड़ेगा, इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड बढ़ाने से क्या होगा? इस सिग्नल का स्ट्रेंथ, इस सिग्नल का पावर बढ़ जाएगा। तो इस तरह का एक्शन जो डिवाइस परफॉर्म करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एम्पलीफायर बोलेंगे। देखो ना, एम्पलीफायर बेसिकली एम्पलीट्यूड से बना है। तो एम्पलीट्यूड को इनहेंस करने वाला, पावर को इनहेंस करने वाला जो डिवाइस है वो क्या कहलाएगा? एम्पलीफायर कहलाएगा। तो ये तो बच्चों हो गई एम्पलीफायर की बात। बट यहां जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब देखिए, एम्पलीफायर शब्द के आगे एक वर्ड लगा हुआ है एम्पलीफायर, सॉरी ऑपरेशनल वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब ये एम्पलीफायर जो जनरल एम्पलीफायर होता है या जो सिग्नल को बूस्टअप करने वाला एम्पलीफायर होता है, उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमें सिग्नल से रिलेटेड कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, लाइक अगर हम चाहते हैं कि दो सिग्नल हमारे पास हैं, एक V1 और V2, और इन दोनों सिग्नल को अगर मुझे ऐड करना है, या हमें किसी सिग्नल को डिफरेंशिएट करना है, या हमें किसी सिग्नल को इंटीग्रेट करना है, या हम चाह रहे हैं कि कोई दो सिग्नल मल्टीप्लाई होके आए, तो
इस तरह के जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जिस डिवाइस से हम परफॉर्म करेंगे, दैट डिवाइस इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसीलिए बच्चों इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसका मेन पर्पस सिग्नल को बूस्टअप करना नहीं है। इस डिवाइस का जो पर्पज है, इस डिवाइस को जो यूज करने का उद्देश्य है, वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना रिगार्डिंग सिग्नल्स। तो अगर कोई क्वेश्चन अराइज करे कि वाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो आप जवाब में दे सकते हो कि बिकॉज ऑफ operational amplifier can perform several mathematical operation, that's why it is known as operational amplifier। ठीक है, और शॉर्ट में बच्चों इसे हम बोलेंगे ओपैम। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये है क्या चीज, ये करता क्या है। ठीक है, अब आपको पढ़ने में थोड़ा सा फील आएगा। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में आता है। एक्चुअली ये जो डिवाइस है वो एक आईसी के फॉर्म में आता है, और उस आईसी का जो पॉपुलर नेम है वो है बच्चों आईसी 741। और ओपैम का जो पॉपुलर आईसी नेम होता है वो है आईसी 741, और बहुत ही ये पॉपुलर आईसी होता है, क्योंकि आप यूं समझ लीजिए कि ये ओपैम एक ऐसा डिवाइस है जो आपके कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है। आया समझ में? तो ये एक आईसी के फॉर्म में आता है, और इसका जो आईसी नंबर होता है वो होता है 741। ठीक है, तो सब बच्चे ये हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट है, कि ओपैम का आईसी नंबर क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जब आप एम्पलीफायर पढ़े होगे तो आपको एम्पलीफायर, या नहीं अगर पढ़े हो तो आप जब हायर सेमेस्टर में जाओगे तो आपको पूरा एम्पलीफायर पे एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, और उसमें आपको बताया जाएगा कि एम्पलीफायर कई वैरायटी का होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक तरीके का वोल्टेज एम्पलीफायर है, या हम इसे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि ओपैम का जो आउटपुट आएगा, ओपैम में जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, वो एम्पलीफायर के इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड होगा। बात समझ रहे हैं? दैट्स वाई दिस इज नोन एज वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो आउटपुट आएगा वो वोल्टेज के फॉर्म में आएगा, और वो आउटपुट इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे डिपेंड करेगा। इसीलिए आप इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस बोल सकते हो, या वोल्टेज एम्पलीफायर बोल सकते हो। ठीक है, मींस जो भी हम इसमें इनपुट अप्लाई करेंगे वो वोल्टेज के फॉर्म में होगा, जो भी इसमें आउटपुट आएगा वो किस फॉर्म में होगा, वोल्टेज के फॉर्म में होगा। इसीलिए हम इसे वोल्टेज एम्पलीफायर या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आईसी होती है वो लीनियर होती है। मींस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो भी कंप्लीट सर्किट बन के आता है, या जो भी कंप्लीट नेटवर्क बन के आता है, वो पूरा सर्किट लीनियर सर्किट होता है। मींस जो आउटपुट है वो इनपुट से लीनियरली वेरी करता है। बात समझ में आई? शायद आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि लीनियर सर्किट क्या होता है। लीनियर सर्किट मींस आउटपुट इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और ऐसा अगर सर्किट होता है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट, एक थियरम, एक लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम सुपरपोजिशन थियरम के नाम से जानते हैं। तो सिंस operational IC of operational amplifier is linear, that's why we can apply superposition theorem in operational amplifier। तो बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम इस एम्पलीफायर से रिलेटेड जो भी आगे हम एनालिसिस करेंगे, उसमें उस एनालिसिस में हम सुपरपोजिशन थियरम की मदद लेंगे। तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यों भैया इसमें सुपरपोजिशन थियरम लगा रहे हो। भाई सुपरपोजिशन थियरम हम
जितने भी लीनियर सर्किट होते हैं उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा आपने पढ़ा है बेसिक इलेक्ट्रिकल में। तो इसलिए मैं इस सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद लूंगा फॉर द एनालिसिस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एसी और डीसी दोनों सिग्नल पे ऑपरेट होता है। ठीक है, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे ये लेक्चर आप पढ़ते जाओगे तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, तो बस इसको बस आप जानो कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। इसको अच्छे तरीके से या डीपली तब समझ में आएगा जब सारे लेक्चर्स इसके कंप्लीट करोगे आप। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एसी और डीसी दोनों सिग्नल पे ऑपरेट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कुछ बेसिक पॉइंट्स थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हम सर्किट की बात करेंगे, या ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो कंप्लीट सर्किट है उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज्यादा मैं सर्किट पे डिस्कशन नहीं करवाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा एक मोटी मोटा आइडिया दे दूंगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट इस तरीके का होता है, क्योंकि आप अभी उतना एम्पलीफायर के बारे में जानते नहीं हो, इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। तो बच्चों यहाँ देखिए, मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम को एक ब्लॉक के फॉर्म में दिखाया। मींस हमें अब पढ़ना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सर्किट होता है वो कई स्टेज में होता है, और जब सारे स्टेज को हम कंप्लीट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा सर्किट बन के आ जाता है। तो वो सर्किट मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जब हायर सेमेस्टर में जाओगे वहां ऑलरेडी आपको डिस्कस करवाया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बस ऐसे नॉलेज के लिए या आगे की चीजें पढ़ने में थोड़ी आपको फीलिंग आए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देख रहे हैं 4 स्टेज में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट होता है। 4 ब्लॉक से मैंने शो किया है पूरे ओपैम के सर्किट को। तो इसमें जो 2 स्टेज होते हैं बच्चों, जिसको हम इनपुट स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज के नाम से जानते हैं, उसे हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं। अब आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर जानते नहीं हो, फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना है आपने, तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। बस आप ये जान लो कि 2 स्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। जब आप एनालॉग सर्किट पढ़ोगे हायर सेमेस्टर में तो वहां आपको बताया जाएगा कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है। तो अभी बस ये जानो कि हाँ भाई ठीक है, 2 शुरू के स्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर होते हैं। अगला स्टेज, इसका जो थर्ड स्टेज है वो होता है बच्चों लेवल शिफ्टर। ठीक है, एक्चुअली ये डीसी लेवल को शिफ्ट करता है। तो अभी आप क्लैम्पर वर्ड सुना होगा, क्लैम्पर आप डायोड में पढ़े, तो वो क्या कर रहा है, डीसी लेवल को शिफ्ट करता है। तो कुछ उसी टाइप का होता है ये लेवल शिफ्टर। ठीक है, तो यहाँ जो लेवल शिफ्टर होता है वो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है। आप बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा आपने, तो वही कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से ये स्टेज हम बनाते हैं लेवल शिफ्टर वाला। ठीक है, और फाइनल जो स्टेज होता है वो आउटपुट स्टेज होता है, और ये एक एम्पलीफायर होता है जिसे हम पुश पुल एम्पलीफायर बोलते हैं। तो ये भी वर्ड आपके लिए बिल्कुल अननोन है, तो आप बस इसको यूं समझ लीजिए कि थोड़ा सा इसको रटने टाइप का समझ लीजिए कि हाँ ऐसा होता है। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 4 सर्किट को जब हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो वो पूरा जो सर्किट बन के आता है वो ओपैम का सर्किट होता है, वो बहुत बड़ा सर्किट हो जाता है। तो हमें उस सर्किट पे डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं है, वो अभी बेसिक लेवल का नहीं है। तो आप जब आगे जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा ये। ठीक है, तो अभी हमको चिंता नहीं करनी है। अब हम आते हैं बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सिंबल पे। भाई जैसा कि मैंने बोला कि सर्किट बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए हम सर्किट लेके एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, हमें इसके सिंबल और आगे हम इसका पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, इन 2 चीजों पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बच्चों सिंबल पे। तो यहां देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो ऐसे बनता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया हमने। इस ट्रायंगल में देखिए 2 इनपुट हैं, यहाँ पे देखिए 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं, यहाँ एक आउटपुट टर्मिनल है, और ये जो 2 टर्मिनल हैं
ये पावर सप्लाई के टर्मिनल्स हैं। ठीक है, मीन्स टोटल मिला के इसमें कितने टर्मिनल्स है बच्चों? 5 टर्मिनल्स हैं। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा बच्चों, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट नहीं है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर को थ्योरेटिकली हम सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है। बात समझ में आई? और इस सिंबल में टोटल टर्मिनल्स 5 हैं, 2 इनपुट, 1 आउटपुट और 2 पावर सप्लाई के लिए। तो ये यहां देखिए, ये इनपुट टर्मिनल्स है दोनों। अब इस इनपुट टर्मिनल्स में जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, तो उनमें से एक टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग। ये आपको अभी आगे समझ में आएगा। एक टर्मिनल क्या होता है बच्चों? इन्वर्टिंग, और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल हमेशा देखिए आप निगेटिव से कनेक्ट होता है, और जो नॉन इन्वर्टिंग होता है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। और इस एम्पलीफायर को पावर सप्लाई हम इन 2 टर्मिनल के थ्रू देंगे। ठीक है, कभी कभी आपको पावर सप्लाई बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपली ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसे बना लो, 3 टर्मिनल, 2 इनपुट और 1 आउटपुट से। ठीक है, पावर सप्लाई दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये तो था बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल, राइट। अब हम आते हैं इसके आईसी पे। तो जैसा कि मैंने बताया पिछले पॉइंट्स में कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक आईसी के फॉर्म में आता है, जिसे हम आईसी 741 के नाम से जानते हैं। अब आपने आईसी देखा होगा, कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट आपने देखा होगा, तो उसमें बहुत सारे पिंस होते हैं। ठीक है, आप लैब में भी देखा होगा, या ऐसे जनरली किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आईसी लगा होता है तो उसमें देखा होगा पिन होते हैं। तो चूंकि ओपैम एक आईसी है तो उसमें भी भाई पिन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पिंस कितने होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर? 8 पिंस होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैंने इसको आईसी बनाया है और इसमें टोटल नंबर ऑफ पिंस कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो बच्चों किस पिन पे क्या इनपुट देना है ये आपको पता होना चाहिए। भाई अगर मैं आपको आईसी पकड़ा दूं तो उस आईसी पे सबसे पहले तो आईसी का पिन पहचानने आना चाहिए कि कौन सा पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 3 है, पिन नंबर 4 है, एंड सो ऑन। उस पे लिखा नहीं होता है आईसी पे। तो आईसी में पिन नंबर्स को पढ़ना लैब में आपको सिखाया गया है। तो ये ठीक है भाई, हमने पिन नंबर पहचान लिया कि पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, फला पिन, ऐसे हमने समझ लिया कि ये कौन कौन सा पिन है। अब आपको किस पिन पे क्या अप्लाई करना है ये भी आना चाहिए। भाई अगर मैं ओपैम की आईसी दे दूं और बोलूं कि लो इससे एक सर्किट बनाओ, इनपुट दो, आउटपुट लो, पावर सप्लाई दो, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस पिन पे हम क्या देंगे। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस पिन पे हमें क्या अप्लाई करना है। पिन नंबर पे बच्चों 1 पे, पिन नंबर 1 पे हमें ऑफसेट नल अप्लाई करना है। ऑफसेट नल पिन नंबर 1 और 5 पे ऑफसेट नल। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ऑफसेट नल, तो इसको भी मैं बताऊंगा आपको कि ऑफसेट नल क्या होता है। बस आप थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि जैसे जब हम कोई डिवाइस ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? उस डिवाइस को क्लियर करना पड़ता है। आप अगर कैलकुलेटर यूज करने जाओगे और कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे अगर कुछ पहले से ही प्रेस है तो सबसे पहले आप उसको क्या करोगे? क्लियर करोगे। भाई कैलकुलेटर जब ऑपरेट करने जाते हो तो क्लियर करते हो कि नहीं? कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने जाते हो तो पहले क्लियर करते हो उसको। तो ऐसे ही आप यूं समझ लीजिए कि ये जो ऑफसेट नल है ये भी वो पिन है जिसे हम ओपैम को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने मोटी मोटा आपको बता दिया ऑफसेट नल क्या होता है। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है। 2 और 3, 2 देखिए इन्वर्टिंग टर्मिनल और 3 नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ऐसे पिन नंबर 4 और पिन नंबर 7 ये पावर सप्लाई के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो पावर सप्लाई में एक क्या होगा? एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल। तो हायर को 7 पे और लोअर को 4 पे अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, पिन नंबर 5 तो बता ही दिया मैंने। पिन नंबर 6 से हम आउटपुट लेंगे, और पिन नंबर 8 किसी काम का नहीं होता है, ये यूज नहीं होता है। तो अब यहाँ आपके दिमाग में एक प्रश्न उठा होगा कि
भाई जब यूज ही नहीं है तो ऐसा पिन हम क्यों लगाते हैं, 7 ही पिन से काम चले। तो बच्चों 7 पिन आईसी में लगाओगे तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए हम 8 पिन लगाते हैं, 4 इधर 4 इधर, ताकि आईसी देखने में अच्छा लगे, सिमेट्रिकल दिखे हमको आईसी। ठीक है, तो आईसी के सिमेट्रिकल शेप के लिए 8वां पिन भी हम इसमें लगा देते हैं, जबकि वो किसी यूज का नहीं होता है, किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो यहां देखिए मैंने लिखा है 8th पिन इज नॉट यूज, इट इज जस्ट फॉर सिमेट्रिकल शेप ऑफ आईसी। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई आईसी की बात, पिन नंबर किस पिन पे क्या अप्लाई करना है उसकी बात। ठीक है, कभी कभी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइबा में भी पूछ सकता है ये सब चीजें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कितने मोड में वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि दो दो इनपुट टर्मिनल है यहाँ पे, इसलिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर कई सारे मोड में वर्क करता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग मोड्स ऑफ ऑपरेशन, कितने मोड में ऑपरेट होता है ये। तो सबसे पहला जो मोड है बच्चों वो है इन्वर्टिंग मोड। इन्वर्टिंग मोड में क्या होता है कि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पे हम इनपुट अप्लाई करते हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देते हैं। बात समझ में आई? इन्वर्टिंग पे इनपुट अप्लाई करना है और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर देना है। तो इस मोड में अगर ओप एम्प वर्क कर रहा है तो जो आउटपुट सिग्नल आता है वो इनपुट का जस्ट इन्वर्ट आता है। देखिए ना, पॉजिटिव वाला जो साइकिल है वो निगेटिव साइकिल बन गया है और जो निगेटिव वाला साइकिल है वो पॉजिटिव साइकिल बन गया है। इसीलिए इस मोड को हम इन्वर्टिंग मोड बोलते हैं। तो ऐसा होने से इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में कितना फेज डिफरेंस हुआ, फेज की कितनी शिफ्टिंग हुई, तो सब बच्चे जानते हैं कि ये जस्ट इन्वर्ट हुआ है इसका, इसलिए इन दोनों के बीच 180 डिग्री की फेज शिफ्टिंग होगी, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो जब भी इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, फेज शिफ्ट हो, तो हम समझ जाएंगे ओप एम्प जो है वो इन्वर्टिंग मोड में वर्क कर रहा है। या हम टर्मिनल पे क्या इनपुट अप्लाई कर रहे हैं इससे भी हम पकड़ लेंगे कि किस मोड में वर्क कर रहा है। और बच्चों इन्वर्टिंग मोड ही सबसे पॉपुलर मोड होता है और आपको फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इन्वर्टिंग मोड पे ही ज्यादातर डिस्कशन करना है। ठीक है, वो जब हम लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ोगे आगे, तब आपको समझ में आ जाएगा क्यों इन्वर्टिंग मोड ज्यादा पॉपुलर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों इन्वर्टिंग मोड की बात। अब हम आते हैं नॉन इन्वर्टिंग मोड पे। ठीक है, तो जिस तरह से इन्वर्टिंग मोड वैसे ही नॉन इन्वर्टिंग मोड। इन्वर्टिंग पे क्या करना है हमें, इसको डीएक्टिवेट मीन्स ग्राउंड कर देना है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम इनपुट अप्लाई करेंगे और जब ऐसा करेंगे तो जो आउटपुट सिग्नल आएगा वो इनपुट सिग्नल के फेज में आएगा, इसीलिए हम इसे नॉन इन्वर्टिंग मोड बोलते हैं। मीन्स दोनों में इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। समझ में आया बच्चों? तो ये नॉन इन्वर्टिंग की बात हो गई। अब थर्ड मोड जो है वो डिफरेंशियल मोड है बच्चों। डिफरेंशियल मोड में क्या होगा, इनपुट सिग्नल दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे अप्लाई होगा। देख रहे हैं आप? तो जब आप दोनों इनपुट टर्मिनल पे सिग्नल अप्लाई करोगे तो आउटपुट किसकी बात मानेगा? तो बच्चों आउटपुट हमेशा इन दोनों इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा। मीन जो आउटपुट आएगा वो इन दोनों टर्मिनल्स के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आई? ना V1 की बात मानेगा ना V2 की बात मानेगा। जैसे इसको अगर मैं V1 बोलता हूं, इसको मैं V2 बोलता हूं, तो ना V1 की बात मानेगा ना V2 की बात मानेगा, दोनों के डिफरेंस की बात मानेगा। मीन्स दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आई? तो अब चूंकि आउटपुट दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि जब इन्वर्टिंग स्ट्रांग होगा तो आउटपुट इन्वर्ट आएगा, आउटपुट में 180 डिग्री का फेज होगा, और जब नॉन इन्वर्टिंग स्ट्रांग होगा तो कोई फेज नहीं आएगा। इसलिए डिफरेंशियल मोड में आउटपुट दो टाइप का आ सकता है, एक 180 डिग्री फेज शिफ्ट वाला या फिर 0 शिफ्ट वाला। बात समझ में आई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में अब तक जो हमने पढ़ा
एक एक चीज आपको क्लियर हो गई। और जो चीज नहीं क्लियर हुई है उतने अच्छे से, या फिर अंदर से कुछ सुदबुदाहट लग रही है कि यार मजा नहीं आया ये इस पॉइंट में, तो वो आप आगे के लेक्चर में जब आप पढ़ोगे तब आपको वहां पे एकदम सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि हाँ भाई ये पॉइंट सर ने इसलिए बताया था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसमें जो भी हम टॉपिक्स होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद आपका।